कोई ऐसा पर्सनल मोटिव आपका जो आपको ज़्यादा इंस्पायर करता है इस लाइन में आने के लिए? देखिए मेरी खुद की लाइफ में बहुत सारी एक टाइम पे प्रॉब्लम्स थी। 2026 राजा का साल है, मंगल का साल है, बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन आप देखो 2026 में भी वर्ल्ड वॉर हो रही है। ये प्लैनेट के गोचर के हिसाब से होती है। डेथ प्रिडिक्ट हो सकती है एस्ट्रोलॉजी से? हो सकती है। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तु को सिर्फ और सिर्फ मिथ मानते हैं, ढोंग मानते हैं? इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न है। न्यूमरोलॉजी क्या होती है? न्यूमरोलॉजी एक नंबर की वाइब्रेशंस है। अगर किसी के घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो अगर उसे अपने घर को प्रोटेक्ट करना है तो ऐसी कौन सी रेमेडीज है जो उसे यूज करनी चाहिए? जैसे अगर आपको कोई नेगेटिव सपना आ रहा है कि अचानक कोई बहुत हाइपर एनिमल आपको दिखाई दे रहा है कि वो आपको खा रहा है, और तो इसका मतलब हाँ, आपके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी है, आपका घर जो है वो नेगेटिव एनर्जी से भर चुका है। अगर हमें मनी को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास कोई वास्तु के हिसाब से टिप? जैसे साउथ ईस्ट जो जोन है वो आपके कैश फ्लो का स्थान है। कोई ऐसे रियल लाइफ केसेस मैम जिससे आपको भी लगा हो कि हाँ यार ये तो पहली बार देखा है? कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी, तो एक सोल थी वहाँ पर। सोल को मोक्ष का रास्ता मतलब बताना चाहिए, तो वो उन्होंने नहीं किया, तो वो सोल उनके साथ ही चली गई। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूं टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आते हैं। हमारे पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर आते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, और इन्फ्लुएंसर आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूं उनका नाम है चित्तूर दीप्ति जी, और उनको एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी में ऑलमोस्ट 7 से 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने काफ़ी क्लाइंट्स की हेल्प करी है। एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे मिथ्स होंगे, वास्तु के बहुत सारे एक राज होंगे जिसे हम लोग मतलब बहुत ही इग्नोर करते हैं। आज हम उस बारे में जानने वाले हैं। वास्तु को लेकर न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के कितने इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में, वो सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम बेसिकली आज सारी चीज़ों पे ही मतलब एक मिक्स कॉन्वर्सेशन रखेंगे, ताकि इस पॉडकास्ट के एंड तक आते आते आप सभी को एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के बारे में पता हो, और सही एस्ट्रोलॉजी, सही वास्तु और सही न्यूमरोलॉजी क्या होती है उस बारे में आप लोग फिल्टर कर पाएँ। सो मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने गेस्ट को इन्वाइट करूँगा। मैम कैसे हैं आप? हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छी हूँ मैं। मैम और कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में? बहुत अच्छा लग रहा है आपके स्टूडियो में आके, आपसे बात करके। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत सारे ऑफ कोर्स मैं कोशिश करूँगी कि आज लोगों को बहुत क्लैरिटी मिल सके, और बहुत सारे जो उनके डाउट्स हैं और वो मिथ्स हैं वो सब आज क्लियर हो सके। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू मैम, कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम चित्तूर दीप्ति है। मैं पिछले 7-8 सालों से इस लाइन में हूँ। ऑकल्ट के बहुत सारे सब्जेक्ट पे मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरोट, रेकी, और बहुत सारी ऐसी मॉडलिटीज़ हैं जिनसे मैं लोगों की लाइफ को चेंज कर पाई, अपनी खुद की लाइफ को चेंज कर पाई, और फिर उन्हीं मॉडलिटीज़ को मैंने अपना करियर बना लिया। और आगे भी मेरा यही मोटिव है कि मैं इन सब साइंसेस के साथ लोगों की लाइफ को चेंज कर सकूं, ट्रांसफॉर्म कर सकूं। अगर मैं मैम आपसे ये पूछूं कि आप इस प्रोफेशन में बाय चॉइस आए या बाय चांस आए, तो आप क्या कहोगे? दोनों ही चीज़ें हैं। मैं बचपन से ही इस साइंस को बहुत पसंद करती थी, और मैं मतलब पैशनेट थी इस सब्जेक्ट को जानने के लिए, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला। एक टाइम ऐसा था जब मेरे हस्बैंड ने अचानक एक दिन एक ऐसे ही वेबिनार देखा और मुझे उसके सामने बिठा दिया, और बोले कि आपको ये बहुत पसंद है तो आप बैठिए और कीजिए। वहाँ से मैंने नंबर्स की जर्नी को समझना स्टार्ट किया, फिर वास्तु को समझा, एनर्जीज को समझा, और जब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया तो बहुत सारे चेंजेस पाए। बस फिर ये मेरा पैशन बन गया, और आज तक मैं साइंस के साथ काम कर रही हूँ, और शायद होल लाइफ करती रहूँगी। As you said, you have almost 8+ years of experience. यस। So 8 साल में आपने ऑलमोस्ट एक ऐसी जॉब करी एक तरीके से अपने लिए जिसमें यू आर वेरी सेटिस्फाइड, एंड आपने लोगों की काफ़ी हेल्प करी। सो कैसा फील होता है आपको? बहुत खुशी होती है। देखिए, पैसा कोई भी कमा सकता है, आप किसी भी साइंस के साथ कमा सकते हैं, लेकिन जब लोग आपके पास आते हैं और आकर बोलते हैं कि मैम आपके साथ जुड़कर हमारी लाइफ चेंज हो गई, हम मोटिवेट हो गए, जो हम चाहते थे वो सब हमें मिला है, तो उनकी वो अचीवमेंट देखकर बहुत खुशी मिलती है कि हम किसी की लाइफ को चेंज करने में कुछ योगदान दे पाए। और एक्चुअली ये साइंस बनी भी इसीलिए है। एंड अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई ऐसा पर्सनल मोटिव आपका जो आपको ज़्यादा इंस्पायर करता है इस लाइन में आने के लिए? देखिए मेरी खुद की लाइफ में बहुत सारी एक टाइम पे प्रॉब्लम्स थी, और मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट और ऐसे कई सारे ऑकल्ट प्रैक्टिस करने वाले लोगों के पास गई थी, लेकिन मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल पाए। तो
मतलब मैं बहुत निराश हो गई। फिर एक टाइम पे जब मैंने खुद इस साइंस को सीखना शुरू किया और एक्चुअल में मैं वो समझ पाई। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो सिर्फ थ्योरी में है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबल नहीं हो पाती। तो जब मैंने ये डिफरेंस समझा और उन सब चीज़ों के साथ जब काम किया तो फिर मैंने जब उसके रिजल्ट देखे तो इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मुझे लगा कि हाँ एक्चुअल में ये साइंस है जो लोगों की लाइफ को चेंज कर सकती है। गुरु ग्रेस जो फाउंडेशन है उसके पीछे का आपका क्या विजन है? देखिए मैंने जिस तरह से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है यही गुरु ग्रेस को स्थापित करने का मोटिव था कि लोग अपनी खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना सीखें। सिर्फ कंसल्टेंसी करना मेरा मोटिव नहीं है, एक्चुअल लोगों के लाइफ को अपलिफ्ट करना गुरु ग्रेस का मोटिव है। मैम अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी के लिए तो बहुत ही एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा कहा कि 2025 बहुत बुरा साल है, बहुत खराब जाएगा। 2026 राजा का साल है, मंगल का साल है, बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अब देखो 2026 में भी वर्ल्ड वॉर हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या एक्यूरेसी गलत है? देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये जो प्रिडिक्शंस होती है ना ये प्लैनेट के गोचर के हिसाब से होती है। लेकिन हर एक की कुंडली में ना आपकी अपनी पर्सनल प्लैनेट पोजीशंस है, अपनी दशाएं हैं। देखिए एक ही समय पे पैदा होने वाले व्यक्तियों की लाइफ अलग अलग होती है। एक साथ जो ट्विंस बेबी हैं सिर्फ कुछ मिनट का अंतराल रहता है लेकिन फिर भी उनकी लाइफ भी अलग होती है। तो इसके पीछे कुछ तो कारण है। तो जो इतनी लाखों दुनिया है उनकी लाइफ में एक जैसे इवेंट कैसे हो सकते हैं, है ना। तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। कुछ प्रिडिक्शंस है जो लग जाती है ना, तो वो तुक्के वाली बात है। और कुछ है जो एक्चुअली काम करती है लेकिन वो किसी के स्पेसिफिक चार्ट को देखने के बाद ही बताई जा सकती है। तो क्या मैं ये कहूँ कि ऐसा पॉसिबल है कि डेथ प्रिडिक्ट हो सकती है एस्ट्रोलॉजी से? हो सकती है लेकिन हम ऐसा बताते नहीं है। करनी चाहिए? नहीं। तो जो लोग कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, मतलब मैं रील्स में देखता हूँ आजकल की सलमान खान की डेथ इस टाइम पे हो जाएगी, शाहरुख खान की इस टाइम पे लिखी है, तो ये गलत है सही है? देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना यूनिवर्स में अपने हाथ में रखी है। एग्जैक्टली। हम भगवान नहीं हैं और हम ना तो किसी चीज़ को बदल सकते हैं, जान ज़रूर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मान लीजिए आज मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ते बाद आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस होने वाला है कि आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे या कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर आपकी लाइफ में होने वाला है। तो उस वजह से क्या होगा, आपने वो जो प्रॉब्लम है वो एक हफ्ते बाद फेस करनी है लेकिन आप आज अभी इसी समय से उसके बारे में सोचने लग जाएंगे तो जो एक हफ्ता जीने के लिए आपको मिला है ना वो भी आपके हाथों से चला जाएगा। तो आप खुद बताइए कि क्या ये सही है? बट क्या ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स की वजह से आपके बिजनेस और आपके रिलेशंस खराब नहीं होते लोगों से? देखिए होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है, जैसे वास्तु में भी हाल फिलहाल में ही एक केस मेरे साथ हुआ था। तो मैं क्लाइंट को किसी चीज़ के लिए बता रही थी कि देखिए आपको उनकी जो घर की प्लॉट की जो पोजीशन थी उस हिसाब से मैं उन्हें एक जगह पे स्टेयर्स लेने के लिए कह रही थी। लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं नहीं मैंने यूट्यूब वीडियोस में देखा है कि यहाँ पर ना बेडरूम बहुत अच्छा रहता है तो फिर मुझे ऐसा क्यों करना है। तो मैंने उन्हें समझाया कि मैम दोनों ही चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी होती है लेकिन आपके घर के लेआउट के हिसाब से ये हमें अब बेस्ट लग रहा है और हमें ये करना पड़ेगा। तो उनके साथ मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। वो रोज यूट्यूब की वीडियोस लेकर आ जाती थी और उन्हें बार बार समझाना पड़ा कि एक्चुअली इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमारा काम बहुत बढ़ जाता है, बहुत चैलेंजेस हमारे पास आ जाते हैं क्योंकि वो इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ जो है हमारे पास आते हैं। तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो आते हैं हमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर जो घर में जो एनर्जीज होती हैं वो भी ज़्यादा मतलब चेंज होने की, हमें अगर वो चेंज होती है तो इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है? बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। देखिए आपकी अगर बैटरी लो हो जाती है तो या नेटवर्क जो है अगर कैच नहीं कर पाता तो आपकी कॉल ड्रॉप्स कर जाती है। इसी तरह से जब घर की एनर्जी वीक हो जाती है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। हमारी हैप्पीनेस हो गई, रिलेशनशिप्स हो गए, हमारे करियर होगा, इन सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम आती है। तो एनर्जी तो बहुत काम करती है। एक्चुअली ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी पर ही चल रहा है, आप माने या नहीं माने एनर्जी अपना काम कर रही है। तो जैसे कि आजकल लोग बोलते हैं बाथरूम इस तरफ होना चाहिए, इस दिशा में होना चाहिए, किचन इस तरह दिशा में होना चाहिए, मतलब जो ये वास्तु की तरफ लोग जा रहे हैं, तो क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तु को सिर्फ और सिर्फ मिथ मांगते हैं, ढोंग मांगते हैं? देखिए वास्तु एक्चुअली ना एक लॉजिकल साइंस है।
इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन हैं। जो लोग मिथ मानते हैं, अगर वो जाकर शास्त्र को सही तरीके से अगर उसका अध्ययन करेंगे तो वो समझ पाएंगे कि 18 देवी देवताओं ने इस साइंस के बारे में एक एक चीज प्रिडिक्ट किया। और वास्तु एक्चुअली डराने के लिए नहीं बनाया गया, वो हमें समझाने के लिए बनाया गया है कि किन किन तरह की चीजों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप इस अर्थ के एनर्जी के हिसाब से अपनी एनर्जी को अलाइन कर लेते हैं तो फिर आप बहुत बेहतर रिजल्ट ले पाते। बेसिकली वो यूनिवर्स ने ना एक अच्छे तरीके से जीने के लिए ना हमें एक रेमेडीज के तौर पर एक शास्त्र लिखकर दे दिया कि अगर आप इन इन नियमों का पालन करेंगे तो आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाएंगे। लेकिन क्या बेड की दिशा चेंज करने से, किचन की जगह दिशा चेंज करने से, तो क्या हमारे करियर और हमारी लाइफ चेंज हो सकती है? ये लॉजिक तो बिल्कुल होती है। देखिए, आप ये तो समझते होंगे कि 5 तत्व हैं। हम मनुष्य भी 5 तत्वों से बना है, ये सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, ठीक है। तो अगर कहीं पर आग जल रही है, अग्नि जल रही है, और मैं वहां पर जाकर अगर पानी फेंक दूं तो क्या रिएक्शन होगा? क्या वो अग्नि उस समय तक जलेगी? नहीं। अगर मैं गीली लकड़ी आपको दे दूं और बोलूं इस पे आग लगाइए, तो क्या आप लगा पाएंगे? नहीं। और यही अगर मैं आपके सामने सूखी लकड़ी रखूं तो आप आग लगा पाएंगे? हाँ। तो इसी तरह से आपकी बॉडी की भी अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको बहुत एक्सेस मात्रा में पानी दे देती हूं, ठीक है, तो आपकी बॉडी में वाटर डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस मात्रा में अग्नि हो जाती है तो कई बार होता है माउथ में अल्सर हो गए हैं, आपका पेट गर्म हो गया है, राइट। तो इसी तरह से जब आपकी बॉडी में किसी तरह का संतुलन बिगड़ता है तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं। ऐसे ही जब घर का और घर की एनर्जी का संतुलन बिगड़ता है तो हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए हर एक तत्व का अपनी जगह पर होना और बैलेंस्ड होना जरूरी है। तो जब किचन आपने वाटर जोन में बना दी है तो यानी अग्नि और वाटर दोनों को ही आपने खराब कर दिया है। तो इसलिए वो प्लेसमेंट जब हम चेंज करते हैं, यानी किचन में अग्नि का काम होता है, हम उसे जब अग्नि कोण में लेकर जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो आपको रिजल्ट तो देगी ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा सिंपल सा चेंज अपने घर में हम करें और उससे हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाए, तो वो चेंज क्या होगा? अपने घर को क्लटर फ्री कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट को एकदम बैलेंस, नीट एंड क्लीन रखिए। और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने 1 साल से ज़्यादा समय हो गया इस्तेमाल नहीं की हैं, उन्हें अपने घर से बाहर कर दीजिए। मेरा ये मानना है जो चीज़ें 1 साल तक इस्तेमाल नहीं हुई वो आगे कभी भी इस्तेमाल नहीं होती हैं। आप अपने घर को जैसे ही क्लटर फ्री करते हैं, हल्का करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, आप उस समय खुद ही फील करेंगे कि आप खुद भी बहुत लाइट फील करेंगे और जो काम आपके स्टक हो रखे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे क्लटर फ्री करना। तो जो आप बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी को लेकर, न्यूमरोलॉजी क्या होती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी एक नंबर की वाइब्रेशंस है जो आपके आसपास जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है उसको डिकोड करती है। इससे आप जैसे ही नंबर्स के फॉर्म में आप उन प्लैनेट्स की एनर्जी को डिकोड करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हैं, तो आप अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में या फिर कोई भी नंबर न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो क्या ये एक्चुअली वर्क करता है? किसी के मोबाइल नंबर में कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं तो क्या वो वर्क करता है? देखिए, खाली मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक ही साइंस आपकी लाइफ में सबको चेंज कर सकती है, ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है। अदरवाइज तो अगर मैं कहूँ कि सिर्फ वास्तु ही सब कुछ करता है या मोबाइल नंबर बदलने से आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो फिर तो बाकी साइंसेस का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आप पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस लेते हैं तो वो ऑफकोर्स काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सब कुछ करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाम चेंज कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं अक्षय कुमार की, अजय देवगन की, तो ये नाम चेंज इन्होंने करवाया और इनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। ऐसा ऐसा क्या होता है? सच होता है ये? देखिए, नाम चेंज करने से लाइफ में चेंजेस जरूर आते हैं, लेकिन मैं इसके लिए किसी फिल्म स्टार की बात नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी लाइफ की ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हिडन होती है। वो आपको वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको लेकर कहेंगे कि देखिए मैंने इसके नाम में ऐसा चेंजेस इन्होंने किए और फिर ऐसे इनकी मूवीज हिट हो गई, तो जब नहीं किए थे तब भी बहुत हिट गई थी। लेकिन हाँ, अगर आप एक आम आदमी के बारे में बात करेंगे तो मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस देखे हैं नाम चेंज करने से, बहुतों की लाइफ अपलिफ्ट की है। बट जिस तरह से अभी मार्केट में चल रहा है कि आप किसी भी लेटर को कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे कभी कुछ नहीं होता। नाम चेंज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और जब मैं आपको एक चीज बताती हूँ,
नेम से आपकी लाइफ के ना एक एक इवेंट के बारे में पता चलता है। तो जब आप लेटर को कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान के चलिए 4th या 5th नंबर पर आपने किसी लेटर को ऐड कर दिया, जिससे आपको लगा कि आपका नेम एक अच्छे कॉम्बिनेशन पर, एक अच्छे कंपाउंड पर चला गया, लेकिन उससे सिर्फ कंपाउंड पॉजिटिव होता है। आपकी लाइफ के जो इवेंट है वो आप पहले ही जी चुके हैं, उसके बाद में आपने और लेटर ऐड करने से बाकी के लेटर के घर बदल दिए हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कुंडली में आपके प्लैनेट जो बैठे हैं, अगर मैं उनकी व्यवस्था बदल दूं तो वो आपकी लाइफ के रिजल्ट बदल देते हैं। तो उससे क्या होता है, कई बार हम अपनी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आ जाते हैं। तो इसलिए कुछ लोग अपने टाइटल में बहुत सारा चेंजेस कर देते हैं, मैं वो बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ। उससे आपको पितृदोष भी लगता है, प्लस वो आपका नहीं है ना, वो आपके पितरों की धरोहर है। आपका नेम ही सिर्फ आपकी एनर्जी है। तो नेम काम करता है, बट उसको बहुत सही तरीके से अगर सेट किया जाए और सारे लेटर के प्लेसमेंट्स को देखा जाए, आपकी लाइफ के इवेंट को डिजाइन किया जाए, तभी वो आपकी लाइफ में रिजल्ट देता है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आपको लगता है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स हैं, जिसके नंबर आने के बाद हमारी लाइफ चेंज हो सकती है? देखिए, मैं ऐसे पर्सनली किसी भी नंबर को बहुत अच्छा या बहुत खराब नहीं मानती। हर एक नंबर की अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक नंबर की अपनी वीकनेस है। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने नंबर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ जाते हैं, वीकनेस पे काम करना शुरू कर देते हैं और स्ट्रेंथ को अपनी ताकत बनाते हैं, तो आप किसी भी नंबर के साथ सक्सेस पा सकते हैं। और कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो बहुत खराब होते हैं? नहीं, मैं किसी नंबर को खराब भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि आप जिन खराब नंबरों की बात कर रहे हैं, जो ज्यादातर आपने सुना होगा, 4 नंबर को, 8 नंबर को लोग बहुत खराब मानते हैं। पार्टनरशिप नहीं चलेगी इनकी, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब अगर मैं अपनी पर्सनल भी बात करूं तो मैं नंबर 4 हूँ और मेरे हस्बैंड नंबर 8 है, ठीक है। और हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और मतलब हमारी एज अ कपल, जो भी हमारा सोशल नेटवर्क है वहाँ पे बहुत अच्छा कपल माना जाता है हमें। हमने क्या किया, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, 4 नंबर क्या है, मेंटली बहुत अच्छा काम करता है लेकिन ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाहता, और 8 वर्क बहुत हार्डवर्क करता है लेकिन बहुत ज्यादा 4 नंबर के जैसे सोच नहीं पाता। तो अगर आप अपनी एनर्जी को समझ जाए तो 4 नंबर वाला अगर आपको आइडियाज देना स्टार्ट कर दे और 8 नंबर उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे, तो ये दोनों ही नंबर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं तो किसी भी नंबर को खराब नहीं मानता। वैसे आप 4 नंबर हो, बात अलग है। वैसे तो वुमेन्स ही लीड करती हैं आगे कहीं ना कहीं, तो क्या है वैसा भी है आपके साथ? देखिए, ऐसा नहीं है, 8 नंबर भी डोमिनेट नहीं हो पाता है, ठीक है। और 4 नंबर का भी यही प्रॉब्लम है, वो भी डोमिनेट नहीं हो सकता है ना। तो आपको एनर्जी को समझना होता है। तो जैसे जब एक अगर हाइपर है तो दूसरा शांत हो जाए। ऐसा भी है कि मतलब आप अपनी बात मनवाने के लिए ये बात बोल कि हाँ मेरी बात माननी जरूरी है 4 नंबरों में? नहीं, ऐसा नहीं है, बट हमें अपनी बात को इतने एक्चुअल 4 नंबर अपनी बात को इतने अच्छे से परोस के रखता है ना कि उसे मानना ही पड़ता है, लोग उसे डिनाई नहीं कर पाते हैं। ये क्वालिटी उसमें बहुत अच्छी होती है। तो मैं अपनी बात को इतने अच्छे से सामने रखती हूँ कि फिर सामने वाला मेरी बात को डिनाई कर नहीं पाता है। ओके तो मैम क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्यूचर भी? आप डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ जान सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए उसके लिए एस्ट्रोलॉजी की भी हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन हाँ, आपको किस करियर में जाना चाहिए, आपकी एक्चुअली आप किस चीज के लिए बने हैं, आपकी एनर्जी किस तरह की है, किस फील्ड में आप ज्यादा तरक्की करेंगे, आप ये सब चीजें बहुत अच्छे से अपने बारे में जान सकते हैं। और नेचर सबसे ज्यादा आप नंबर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, हर एक की कुंडली अलग होती है। मैं ये नहीं कह रही कि सब 4 नंबर वाले एक जैसे होंगे, सब 5 नंबर वाले एक जैसे होंगे, उनकी लाइफ भी एक जैसी नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे उनके नेचर में एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे जो सब में कॉमन पाए जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि नंबर 2, तो आप किसी भी नंबर 2 को देखिए, वो इमोशनल और सेंसिटिव होगा, वो हार्ट से ज्यादा डिसीजन लेगा। लेकिन अगर वो अपनी इस बात को समझ जाता है, यानी बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होता, तो फिर वो उससे ओवरकम भी कर सकता है। कोई ऐसे रियल लाइफ केसेस मैम जिससे आपको भी लगा हो कि हाँ यार ये तो पहली बार देखा है, मतलब कोई शॉक्ड हुए हो आप अभी तक? ऐसा कोई केस याद हो आपको जो? किस चीज से रिलेटेड? कोई मैम जिस जो आप सुन के भी आपको भी मतलब अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना पड़ा हो, डर लगा हो, कुछ ऐसा? ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। एक केस मेरे पास आया था,
वो न्यूमरोलॉजी के नेम के लिए मेरे पास एक लेडी आई थी आज से काफी साल पहले। तो जब मैं उनका मतलब उन्हें किसी ने बताया था कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उन्हें लगा कि शायद जैसे हम कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी लेते हैं तो उन्होंने भी लिया, तो उन्हें लगा कि उन्हें किसी ने कहा कि आपका ना नेम में शायद प्रॉब्लम है। तो उन्हें किसी ने मेरी रेफरेंस दी कि अगर नेम के लिए आपको जाना है तो आप इनके पास जाइए। तो वो मेरे पास आई और मैंने जब उनका नेम देखा तो मैंने देखा कि नेम में मुझे कुछ खास ऐसी प्रॉब्लम दिखी ही नहीं, वो सच में बिल्कुल ओके था। और फिर मैंने उनसे उनकी कुंडली मांगी और मैंने जब वो सब चीज़ें स्टडी करी तो मैंने देखा कि उनका तो राजयोग चल रहा है, मतलब गोल्डन टाइम पीरियड था, तो मुझे वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो मैंने नेक्स्ट डे उन्हें कॉल किया, पता नहीं क्यों मेरे इंट्यूशन में वास्तु आया। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम मुझे सबसे पहले आप एक बात बताइए, वास्तु से आपका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? तो मैं जानना चाहती हूँ, मतलब आपके घर में वास्तु खराब है या आपने कभी किसी से करवाया है, कुछ तो मतलब संबंध है, क्योंकि ना तो मुझे आपके नेम में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ना आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, बल्कि मुझे तो आपका गोल्डन टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है ये। तो आपकी लाइफ में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो खुद वास्तु जानती हैं और वास्तु करती भी थी, लेकिन उनसे एक मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या हो गई थी, जैसे हम वास्तु में बोलते हैं कि आप कभी भी किसी के घर जब जाते हैं तो आप वहां पे कुछ खाइए पिए मत, क्योंकि वो एनर्जी जो है अपने घेरे में ले लेती है। तो बहुत समय से उनके कोई रिलेटिव ही थे जो उन्हें बार बार बोल रहे थे कि कई बार होता है ना, जानते हैं तो लोग बोलते हैं अरे यार आके मेरा भी घर देख लेना, भाई इतनों का कर कर आती है। तो उन्हें बहुत फोर्स किया गया। तो एक दिन उन्हें लगा कि ठीक है, आज इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं हो ही आती हूँ। तो जब वो वहां पर जब वो वहां पर वास्तु करने के लिए गई तो इवनिंग का टाइम था। तो उनके फादर ने उन्हें बोला भी कि अरे इस समय कहाँ जा रही हूँ, मॉर्निंग में जाना। उन्होंने कहा नहीं पापा, फिर टाइम नहीं मिल पाता, मुझे आज ही जाना है। और वो लेडी वहां पर चली गई और जैसे ही गई तो वहां पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी। तो एक सोल थी वहां पर और इन्होंने उनको सॉल्यूशन तो दे दिया। और उन्होंने क्या किया कि उस सोल को मोक्ष का रास्ता मतलब बताना चाहिए, तो वो उन्होंने नहीं किया। तो वो सोल उनके साथ ही चली गई। अब इसमें क्या हुआ कि उसने सबसे पहले इस तरह की एनर्जीज जो है वो आपकी मेंटल उस पे काम करती हैं, तो आपको मेंटली वीक करती हैं। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा उनको मेंटली वीक किया। तो उनकी दादी व्हील चेयर पे थी, अचानक वो स्टेयर से नीचे गिर गई और एक्सीडेंटल डेथ हो गई। और अभी वो अपनी दादी का मतलब 13वीं पूरी भी नहीं की थी कि उतने में ही उनके फादर की स्कूटी से घर के बाहर ही स्किड कर गई और ऑन द स्पॉट उनकी भी डेथ हो गई। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली वीक हो गई। उस वजह से उन्हें स्टमक में बहुत इश्यूज आ गए। एक ना IBF करके एक बीमारी होती है जो आपके मतलब जब भी आपका नर्वस सिस्टम वीक होता है तो ये प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या होता है, आपको ब्लड डिसेंट्री भी होने लग जाती है और आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। तो उन्हें ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो जिस समय मैं उनसे बात कर रही थी, वो मुझे ये सब बातें बता रही थी, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर एनर्जी का कुछ काम हो गया, ये एनर्जी अपने साथ ले आई है और वो समझ भी नहीं पा रही है, क्योंकि वो इतनी हावी हो गई थी कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उन्होंने क्या मिस्टेक करी है। तो मैं जब तक उन्हें ये बात बताती और वो एकदम से बोलने लगी, उनका डॉग ना पीछे से बहुत तेज रोने लग गया और वो मुझे कहने लगी कि मेरे डॉग को ना डिप्रेशन हो गया, पता नहीं वो मुझे बिल्कुल छोड़ नहीं रहा है। मैं जैसे ही मतलब थोड़ा सा भी उठकर जाती हूँ और मेरे डॉग को प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बहुत तेज रोना स्टार्ट कर देता है। तो मुझे उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। और मैं बोल भी रही हूँ कि मैम प्लीज आप फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए ना, आप उससे बात कीजिए, मुझे आपको कुछ बताना है। बट वो मुझसे नहीं कनेक्ट कर पाई और उन्होंने फ़ोन काट दिया। 2-3 दिन तक उन्होंने मेरा फ़ोन भी पिक नहीं किया और पता चला फिर 2-3 दिन बाद जब मैंने कनेक्ट किया तो पता चला कि उनकी डॉग की भी डेथ हो चुकी थी। तो फिर मैंने उनको काफ़ी काउंसलिंग की और बोला कि अभी इसी समय आपको इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। जबकि वो मुझसे ही पूछ रही थी क्या मैं एक और डॉग ले आऊँ। मैंने बोला मैम आप 10 डॉग भी ले आइए, लेकिन सबसे पहले आपको खुद सेफ होना है। तो आप सबसे पहले यहाँ से खुद बाहर आइए। और उन्हें वहाँ से शिफ्ट किया उनको, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए डेट भी नहीं मिल रही थी। और वो मुझसे ये पूछ रही थी कि न्यूमरोलॉजिकल मुझे किस डेट पर जाना चाहिए। तो मैंने बोला मैम सबसे पहले तो आपकी ट्रीटमेंट हो जाए, आपको डेट वही बहुत बड़ी बात लग रही है मुझे और आप बेस्ट डेट की बात कर रही हैं। तो फिर मैंने उन्हें वहाँ से बाहर निकाला, वो समझ गई और टचवुड आज वो बिल्कुल ठीक हैं और इस लाइन में और आगे काम भी कर रही हैं। बढ़िया।
तो मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जब एक इंसान को घर परचेज करते हुए या फिर मतलब रेंट पे रहते हुए या कुछ भी ऐसा जब वो नई चीज़ करता है अपने घर के लिए, तो उसे क्या क्या चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए? देखिए, अगर आप लैंड सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो लैंड की हिस्ट्री क्या है, और आप लैंड जब देखने जाते हैं तो किस जगह से ऊंची है, किस जगह से नीची है, फिर वहाँ पर रोड किस किस डायरेक्शंस में आ रही है, आसपास किसी तरह का मंदिर या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह तो नहीं है, शमशान घाट तो नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है सबसे पहले। फिर आप जिस लैंड को ले रहे हैं, आप किस पर्पस से ले रहे हैं, वहाँ पे मिट्टी कैसी है। जैसे अगर आप कोई पुलिस स्टेशन बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर अगर रेड कलर की मिट्टी है तो मतलब रजस ज़्यादा पाई जाती है, तो उस तरह की मिट्टी बहुत अच्छा काम करती है। अब यही अगर आप कोई स्कूल या कॉलेजेस या कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ काम करना चाहते हैं तो फिर येलो मिट्टी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है, कई सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती है। सबसे पहली शुरुआत यहीं से होती है। अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव है तभी हम नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जा सकते हैं। और मैम एक और चीज़ है कि हम हमेशा नॉर्थ ईस्ट को ही इतना ज़्यादा शुभ क्यों माना गया है? देखिए, एक्चुअली नॉर्थ और ईस्ट ये दो ऐसी डायरेक्शंस हैं जिसमें एक से जैविक ऊर्जा का प्रवाह होता है और एक से प्राणिक ऊर्जा का। तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन, एक ऐसी दिशा है जहाँ पर ना इन दोनों का संगम होता है, यानी दो पॉजिटिव ऊर्जाओं का संगम यहाँ पर होता है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जिस भी जगह पे दो नदियों का संगम होता है तो वो एक तीर्थ बन जाता है। तो इसी तरह से वो एक ऐसा स्थान है जिसको हम बहुत दिव्य स्थान कहते हैं, क्योंकि वहां पर दो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो आकर एक साथ मिलती हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को बहुत वैल्यू दी जाती है और वहीं से ही सारी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके घर पर बाकी जगह ट्रेवल होती है। एंड साउथ वेस्ट को इतना खराब क्यों माना गया है? देखिए, ऐसे साउथ वेस्ट को इतना खराब मानने के पीछे ना कई सारे कारण हैं। क्या है कि लोग ना साउथ वेस्ट की एनर्जी बहुत हैवी है, जल्दी से लोग उसे समझ नहीं पाते। दूसरा, जब साउथ वेस्ट घर लोग लेते हैं ना तो वहां पर कंस्ट्रक्शन करते समय वो क्या मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने फ्रंट वाले एरिया को ओपन छोड़ते हैं और बैक एरिया पे ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, सारा भार जो है आपका वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट पे चला जाता है। तो ये वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो उस वजह से जो है घर की एनर्जी वैसी डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि साउथ वेस्ट ओपन नहीं रहना चाहिए, स्टेबिलिटी का जोन है, और नॉर्थ ईस्ट हमेशा हल्का और खाली रहना चाहिए। तो इस रीजन से भी इसे गलत मानते हैं। और दूसरा, वहां पे एंट्रेंस कभी भी पॉजिटिव नहीं निकल पाती है और उस एंट्रेंस को जल्दी से हैंडल नहीं किया जा सकता, इसीलिए। अगर किसी के घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो अगर उसे अपने घर को प्रोटेक्ट करना है तो ऐसी कौन सी रेमेडीज है जो उसे यूज करनी चाहिए? सबसे पहले तो उसे ये पता करना चाहिए कि जिसे वो पैरानॉमिनल एक्टिविटी समझ रहा है वो एक्चुअल में पैरानॉमिनल एक्टिविटी है या फिर उसका इल्यूजन है। क्योंकि साउथ वेस्ट घर में अक्सर ऐसा पाया जाता है कि आपको लगता है कि आपको कोई परछाई दिखाई दे रही है या आपके आगे पीछे से कोई चीज़ जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक तरीका बताती हूँ जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में आपके घर में इस तरह की कोई एक्टिविटी है कि नहीं। आपको क्या करना है, रात को जब आप सोने जा रहे हो, तो जब आपके सारे फैमिली मेंबर सोने चले गए हैं, तो सोने जाने से पहले आपके मंदिर के पास जहाँ पर भी आप दिया बत्ती करते हैं, आपने एक दिया जलाना, एक बड़ा सा, जिसमें आपने 4 बाती लगानी है चारों डायरेक्शंस के लिए। आपने वो बाती लगाकर उसको जलते हुए वहां रखना है और आपने प्रार्थना करनी है अपने मंदिर में कि जो भी देवी देवता हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं या हमारे कुल देवता जो भी हमें हमारे साथ हैं या हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो आज सपने में आकर हमें बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें। या फिर अगर हमारे घर में कोई भी इस तरह की नेगेटिव एंटिटीज आ गई है या कोई भी नेगेटिव एनर्जी ट्रैवल कर रही है तो आप उसमें भी हमारा मार्गदर्शन करें। तो रात में आप देखिएगा कि किसी ना किसी तरह से आपको कुछ ऐसे सपने आएंगे, जैसे अगर आपको कोई नेगेटिव सपना आ रहा है कि अचानक कोई बहुत हाइपर एनिमल आपको दिखाई दे रहा है कि वो आपको खा रहा है या कुछ भी इस तरह का जिसे आप नेगेटिव कहेंगे, और तो इसका मतलब हाँ, आपके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी से आपका घर जो है वो नेगेटिव एनर्जी से भर चुका है। अब वो किसी भी टाइप की हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि रात में आपको देवी या देवता के दर्शन हो रहे हैं, किसी साधु संत के दर्शन हो रहे हैं या कोई दिव्य एनर्जी या कोई व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कि आप सेफ हैं, आपके आसपास प्रोटेक्शन है, ये सिर्फ आपका एक इल्यूजन है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एक धूनी कप भी आता है
और सेज और उसके अंदर लोबान वगैरह डला हुआ होता है, इसे हवन कप भी बोलते हैं उसको। आप उसे जलाकर उसका जो स्मोक है अपने पूरे घर पर दे सकते हैं। दूसरा, आप एक वाटर तैयार कर सकते हैं, जैसे गंगा जल हो गया, गोमूत्र या गो अर्क ले लीजिए और कपूर का जो पाउडर बनाकर उसको उसके अंदर डाल दीजिए और उस स्प्रे बोतल के साथ आप अपने घर के चारों कॉर्नर्स पर स्प्रे डालिए, इवन छत के ऊपर भी, सीलिंग पर भी डालिए आप। तो उससे भी आपका घर जो है प्रोटेक्शन में आ जाता है। इवन हर अमावस और हर पूर्णमासी को ये नियम सबको करना चाहिए। एनर्जी है तो रिमूव हो जाएगी और नहीं है तो आप आने भी नहीं देंगे उसको, इससे आपका घर प्रोटेक्ट रहेगा। अगर हमें मनी को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास कोई वास्तु के हिसाब से टिप? देखिए, वैसे तो बहुत सारे ऐसे रेमेडीज हैं जिससे आप वास्तु के हिसाब से मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने घर के 5 तत्वों को अगर आप अलाइन कर लेते हैं, जैसे साउथ ईस्ट जो जोन है वो आपकी कैश फ्लो का स्थान है। अगर आप वहाँ पे कोई वाटर एक्टिविटी नहीं करते हैं, सुबह शाम आप वहाँ पे दिया जलाते हैं तो भी आप मनी को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप अपने नॉर्थ को बिल्कुल लोक पे रखते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मनी सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि मेरी छत फटेगी और मुझ पे पैसे की बारिश होने लग जाएगी। तो इसके लिए काफी सारे जोन्स के साथ आपको अलाइनमेंट करनी पड़ती है। एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एवरी फ्राइडे को अपने घर को एक बकेट आपने पानी की लेनी है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा सॉल्ट और दालचीनी का पाउडर डालना है और उससे एवरी फ्राइडे आप अपने घर में पोछा लगाइए। और दूसरा आपने क्या करना है, फ्राइडे के दिन ही आपने अपने मेन द्वार पर खड़े हो जाना है और वहां पर आपने इस तरह से अपने हाथ को कप शेप में बनाना है। यहाँ पर आपने दालचीनी का पाउडर रखना है और आपने क्या करना है, वहां पे श्रीम श्रीम करके मंत्र जाप करना है और अपने घर के अंदर की तरफ फेस करते हुए, खड़ा आपको चौखट पर ही होना है और अपने घर के अंदर की तरफ फेस करते हुए आपने उस तरह से ब्लो कर देना है उसको अपने घर के अंदर। और उस समय फिर आपने क्लीनिंग नहीं करनी है। ये काम आप शाम को कीजिए, जैसे सुबह आप दालचीनी और नमक के साथ घर को पोंछिए और शाम को आप ये एक्टिविटी कीजिए। इससे दालचीनी के पास बहुत अच्छी पावर है जो मनी को अट्रैक्ट करती है। जब आप लगातार लंबे समय तक ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी ब्लॉकेजेस आई या किसी भी कारण से आपका पैसा फंस चुका है, आपके वो अपने आप पैसा आने लगेगा। आपका इस तरह के लोगों के साथ कांटेक्ट होने लगेगा कि जिससे आपको और मनी कैसे अर्न करने हैं आपको ये रास्ते मिलते चले जाएंगे। तो घर एक मनी मैग्नेट के जैसा बन जाता है। तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आप एक वर्ड में एक सक्सेस को, जो आप 8 साल से एक्सपीरियंस करें आपने, उसको आप एक वर्ड में आंसर देना चाहोगे, क्या कहोगे? अलाइनमेंट। क्यों? अगर आप अपने घर की एनर्जी को, अपने आसपास ट्रैवल करने वाले नंबर्स को अगर आप अलाइन कर लेते हैं तो फिर आपकी सक्सेस से आपको कोई ज्यादा समय तक दूर नहीं रख सकता। कोई एक ऐसी हैबिट जो आपको लगता है कि हमें सबको फॉलो करनी चाहिए? अपने ऑरा को सबको हमेशा क्लीन रखना चाहिए। इससे क्या है, आप नेगेटिव नहीं होते और आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना, वो बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको बाहर ले जाता है। तो एक रेमेडी मैं आपको दूंगी। सॉल्ट और कॉफी को हमेशा मिक्स करके रखिए और जब भी आप बात लेने के लिए जाते हैं तो एक मग के अंदर आपने सॉल्ट और कॉफी को डालना है, मिक्स करना है और अपने गले से ही डालते हुए आपको अफर्मेशन देनी है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है मेरी बॉडी से वो सब रिमूव हो रही हैं। और उसके बाद आपने साफ वाटर के साथ जैसे बात लेते हैं आप ले लीजिए और साफ वाटर से जब आप बात ले रहे हैं तब आपको ये बोलना है कि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो सब मेरी बॉडी में आ चुकी हैं, नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो चुकी हैं और मैं एक मनी मैग्नेट बन गया हूँ। वर्ल्ड के चारों कोनों से पॉजिटिविटी और मनी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह से अफर्मेशन देके डेली नहाते हैं तो आपका ऑरा बहुत मजबूत हो जाता है। हम हीलर ये काम जरूर करते हैं, मैं पर्सनली ये डेली करती हूँ। दूसरा, आजकल जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जैसे देखिए पहले जो तंत्र था ये बहुत गुप्त था, गुरु दर गुरु आगे बढ़ता था, लेकिन आज की डेट में क्या है कि अब बहुत आम चीजें बाहर आ गई हैं। लोग सही तरीके से नहीं भी कर पाते पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आसपास कई तरह की एनर्जीज को वो नेगेटिव कर देते हैं। तो एक दुर्गा कवच मुझे लगता है जो सबको हमेशा पढ़ना चाहिए। इससे आप हमेशा प्रोटेक्ट रहते हैं, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से नहीं बल्कि किसी तरह के इंसिडेंट से भी। जैसे अभी कुछ देर पहले आप ही ने कहा कि हर साल को इस तरह से प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वार हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर आप इस तरह से अपने ऑरा को तैयार करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले एक इंसिडेंस भी सुना होगा कि जब प्लेन क्रैश वाली बात आई थी कि एक लेडी कितनी बार उसकी टिकट कैंसिल हुई, फिर उसने करवाई लेकिन ट्रैफिक में फंस गई और वहां नहीं जा पाई। तो इस तरह के इंसिडेंट्स आपके साथ हो जाते हैं और आप बच जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आप एक स्टोरी बता रहे थे मेरे को ऑफ द कैमरा
कि एक नाम था जो आपने चेंज करा लोगों का, एक कौन थे वो, और उसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई, तो क्या था वो? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी नेम चेंज करके उनकी लाइफ को मैंने काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है। बट एक केस है, ये बॉम्बे में रहते हैं, तो शॉर्ट मूवीज एडिट करते हैं, मूवी एडिटर है ये। तो इन्होंने क्या किया था, एक बार कहीं से न्यूमरोलॉजी सीखी थी, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी, तो इन्होंने क्या किया, इनकी लाइफ में उस समय काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने नेम के साथ ना किसी बुक के अंदर उन्होंने एक नेम पढ़ा जो कि एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ था। उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि ये शायद परफेक्ट नेम है, तो उन्होंने उसी नाम को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने रियल नेम को, अपनी आइडेंटिटी को छुपा दिया, और साथ में उन्होंने अपना सरनेम वगैरह सब कुछ रिमूव कर दिया, और वो सरनेम भी इवन उन्होंने वही ले लिया जो उस बुक में लिखा हुआ था। तो एक बार मुझे कहीं मिले वो, तो मैंने ऐसे ही उनका नेम देखा, जैसे कि मैंने बताया कि मैं नेम से आपकी लाइफ के इवेंट को पता कर लेती हूँ। तो मैंने उनके लाइफ के इवेंट देखे, तो मैंने उन्हें बताया कि क्या आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं, पर आपको कैसे पता चला? आपके नेम से। बोले कि लेकिन ये नेम तो मैंने न्यूमरोलॉजिकल बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। तो मैंने बोला कि मैंने तो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी, और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, तो मैंने तो आपको आपके नेम से ही बताया। तो जब मेरी उनसे बातचीत हुई, तब उन्होंने मुझे ये बताया कि इस तरह से उन्होंने अपने नेम को खुद से ही चेंज कर लिया, और इवन टाइटल भी उनका अडॉप्ट किया हुआ था। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि इस तरह से तो आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि आपने अपने पितरों के टाइटल को ही छोड़ दिया। तो फिर मैंने उनके फादर के नेम को, उनका नेम भी दोबारा डिज़ाइन किया, और उनके फादर के नेम को उनके नेम के साथ सिंक किया। तो उसके बाद से उनके लाइफ में बहुत चेंजेस आए। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स थे जिनके साथ वो काम करना चाहते थे, उन्होंने उनको शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, और उसके बाद वो जितने भी चीज़ें थी जिनसे वो मिलना चाहते थे, वो खुद उन्हें अप्रोच करने लगे, अपनी पार्टीज में इनवाइट करने लग गए, और उनके कनेक्शंस बने, और काफ़ी मतलब जो वो चीज़ें चाहते थे वो सब उनके लाइफ में होने लग गई। वो आज भी मेरे साथ कनेक्शन में है। तो फिर उन्हें एक्चुअल फील हुआ कि सही में नेम काम करता है, बट हाँ, अगर उसे सही तरीके से डिज़ाइन किया जाए। जैसे ज़्यादातर मैं बेबी नेम डिज़ाइन करती हूँ, हर एक का नेम डिज़ाइन नहीं हो सकता, मतलब फिक्सिंग नहीं हो सकती है। क्योंकि नेम के साथ आपकी लाइफ की घटनाएं तैयार होती हैं, तो एक बच्चे के जीवन में होने वाली घटनाएं आप तैयार कर सकते हैं, वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होती चली जाती हैं। और या फिर आपको अपना पूरा नेम बदलना पड़ेगा। बहुत कम नाम के साथ फिक्सिंग हो पाती है, लेकिन उसमें मैं टाइटल को चेंज बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और नेम में मल्टीपल लेटर्स नहीं देती हूँ। मैं फिर या तो उनके फादर या फोर फादर के नेम को ऐड करूंगी, और इस हिसाब से अगर फिक्सिंग हो सकती है तो मैं करती हूँ। मूव करते हैं रैपिड फायर राउंड में, जिसमें आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, चूज करना है। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा जिसमें से आपको एक चूज करना है। सो मेरा पहला रैपिड फायर क्वेश्चन आपके ये है कि वास्तु या फिर न्यूमरोलॉजी, दोनों। लॉजिक या फिर एनर्जी, एनर्जी। कर्मा या फिर डेस्टिनी, कर्मास। हार्डवर्क वर्सेस राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। पॉजिटिव थिंकिंग वर्सेस पॉजिटिव स्पेस, पॉजिटिव थिंकिंग। नेम करेक्शन वर्सेस बर्थ नंबर, बर्थ नंबर। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी, दोनों अपनी अपनी जगह है। ओल्ड ट्रेडिशंस वर्सेस मॉडर्न साइंस, ओल्ड। ओके, लक या फिर एफर्ट, लक। मेडिटेशन या फिर मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन। नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। रेमेडीज या फिर अवेयरनेस, रेमेडीज। मनी या फिर पीस, पीस। लास्ट, होम एनर्जी वर्सेस पर्सन एनर्जी। होम एनर्जी। ओके, एक इस पूरे पॉडकास्ट में अगर आप कुछ एक मैसेज अगर हमारे दर्शकों को देना चाहो, जो आप हमारे दर्शकों को दे सकते हो, समरी अगर आप करो पूरी पॉडकास्ट का कुछ। एक चीज़ मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो मैं अक्सर मेरे क्लाइंट्स को ये बात बताती हूँ कि लाइफ में 3 तरह के लोग होते हैं। एक, जिन्हें मैं गरीब मानसिकता का कहती हूँ, दूसरा जो अमीर मानसिकता के होते हैं, और तीसरा जो रईस मानसिकता के होते हैं। जो गरीब मानसिकता के लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जो ना खुद आगे बढ़ते हैं ना आपको आगे बढ़ने देते हैं। यानी आप जब भी कुछ काम करने लगेंगे तो वो उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देंगे, या आपकी बुराई करना, दूसरों में कमियां ढूंढना, ये उनका काम है। और
एक होते हैं अमीर मानसिकता के लोग, जो आपको जिस काम के लिए आप उनसे डिस्कस करेंगे ना, वो आपको मना कर देंगे कि नहीं नहीं ये अरे बेकार, कहाँ, इतने सारे चैलेंजेस है लाइफ में, इतना कंपटीशन चल रहा है, कहाँ हो पाएगा। और थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि वही आपके आसपास के लोग हैं जो उसी काम को कर रहे हैं और आपके आइडियाज चुरा के वो खुद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको कभी सही एडवाइस नहीं देते, कभी आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि उन्हें दूसरों को गरीब बनाकर खुद अमीर बनना आता है। तीसरे होते हैं रईस मानसिकता के लोग, जो खुद भी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और आपको भी आगे लेकर जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि हमेशा रईस मानसिकता के लोगों के साथ रहें, यानी जो खराब से खराब चीज में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं और आप में लाख कमियां होने के बाद भी जो आपको मोटिवेट करते हैं, किसी काम को करने के लिए, आपको एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उस तरह के लोगों को रईस मानसिकता के लोग बोलते हैं। और अगर आप उस तरह के माइंडसेट के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आप खुद भी पॉजिटिव होंगे, लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी, आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो मैम। एस्ट्रोलॉजी को और वास्तु को और न्यूमरोलॉजी को एक नए तरीके से देखना आज इस पूरे पॉडकास्ट में पता चला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने पॉडकास्ट अभी तक हमने करे, कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर थियोरेटिकल बातें ज़्यादा होती है। आपने इस पूरे पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर, साइंस को एड ऑन कर कर और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को बताकर हमारे इस पॉडकास्ट में चार चांद लगा दिए। और आई एम डैम श्योर जिस पॉडकास्ट में जितने भी लोग सुन रहे होंगे वो एंड तक ज़रूर रुके होंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो मैम। एंड जितने भी लोग इस पॉडकास्ट सुनते हुए यहाँ तक आ चुके हैं, वो इस पॉडकास्ट को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट की उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे, कुछ प्रॉब्लम पे आके स्टक हो गए होंगे। तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मैम की डिटेल्स या फिर कुछ वेबसाइट का लिंक नंबर कुछ डाल दूंगा, ताकि आप मैम से कनेक्ट कर सकें और मैम की कंसल्टेशन के थ्रू आप अपनी लाइफ को और बेटर कर सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग आवर शो मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी आपसे बात करके यहाँ के बहुत अच्छा लगा और शायद हो सकता है कि आज लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं उन्हें दे पाई होंगी। और मुझे सुनने के लिए, इतनी देर पेशेंस रखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ऑडियंस का भी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।